गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जल के बारे में पढ़ेंगे। जल सभी जानते हैं जल क्या है। पानी, नीर, तोय, पेय हमारे मानव जीवन की एक मूलभूत आवश्यकता है जिसके बगैर इंसान ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकता। जल के बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, मनुष्य के साथ बाकी जीव जंतु भी नहीं रह सकते। इसलिए जल प्राणी मात्र के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत वाली चीज़ है। इसके लिए हम देखेंगे कि जल की मात्रा कितनी है, कैसे है, जल कहाँ से आता है, कैसे होता है, कैसे बनता है, उसकी अवस्थाएं क्या है, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जल रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। रहीम जी में उस ज़माने में भी पानी की महत्ता बता दी थी कि पानी के बगैर कुछ नहीं है, ना ही तो इंसान है, ना ही प्राणी है, जीव जंतु है, ना ही प्रकृति है। प्राणी, इंसान, वनस्पति और जीव जंतु सभी पानी के ऊपर यानी जल के ऊपर ही टिके हुए हैं। तो उन्होंने जल की महत्ता उसी समय बता दी थी। आज की वर्तमान कंडीशन में देखें तो भारत में और ख़ास तौर से हमारे राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में जहाँ पर पानी की कमी होती है, उस वाले क्षेत्र के अंदर देखें तो पानी की महत्ता बहुत ज़्यादा हो जाती है। हमारे यहाँ पश्चिम में जैसलमेर बाड़मेर के साइड में बोला जाता है पानी नहीं गिरना चाहिए, घी भले गिर जाए, यानी घी से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण पानी को माना गया है। पानी है तो सब कुछ है, पानी नहीं तो कुछ भी नहीं। क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में थार के मरुस्थल में बहुत ज़्यादा सूखा पड़ता है। इस सूखे की वजह से वहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी रहती है, किल्लत रहती है। लोगों को, खासतौर से महिलाओं को घर से 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर तालाबों से या कुओं से जाकर पानी लाना पड़ता है। अब हम बात करें तो जल चक्र की। उससे पहले हम ये देख लें कि धरती पर कितना पानी है, कितना स्थल भाग है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये पृथ्वी है और पृथ्वी पर 71% भाग पर जल है। 71, लगभग 71% भाग पर जल है और 29% भाग पर स्थल भाग है। 71% भाग पर जल राशि होने की वजह से ये महासागरों वाला जल और स्थायी जल, झीलों वाला जल है, और स्थलीय भाग है वो 29% है। इस जल में 97% जल है वो खारा जल है। पृथ्वी पर संपूर्ण जल का 97% जल है वो खारा जल है, पीने योग्य या मानव उपयोगी योग्य नहीं है। बाकी बचा 3% जल है वो पानी मीठा है, लेकिन उसी 3% में 2% पानी है वो बर्फ के रूप में ग्लेशियरों में और पहाड़ों के ऊपर जमा रहता है। शुद्ध रूप से अगर मानव उपयोग की बात करें तो केवल 1%, केवल और केवल 1% भाग ही जल वो मानव की पहुंच में है और उपयोग में ले सकता है मानव। यानी मानव उपयोगी पृथ्वी पर संपूर्ण जल राशि का केवल 1% भाग ही जल उपयोगी है, मीठा जल। वो 1% मीठा जल ही लगभग 7 अरब जनसंख्या काम में लेती है। पानी के सोर्स क्या हैं? सोर्स समुद्र, नदियाँ, तालाब और वर्षा है। तो हम यहाँ देखेंगे जल चक्र के बारे में। उससे पहले बता दूँ जल की थोड़ी सी अवस्थाएं। जल एक ऐसा पदार्थ है जिसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। 3 अवस्थाएं, जल की 3 अवस्थाएं। 3 अवस्थाएं कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। ठोस, जब बर्फ के रूप में वो जमा रहता है तो वो अवस्था उसकी ठोस अवस्था कहलाती है। जब पानी लिक्विडिटी होती है जिसको हम सामान्य रूप से काम में लेते हैं, नहाने धोने पीने में काम में लेते हैं, वो पानी द्रव अवस्था में होता है। और जब उसी पानी को गर्म किया जाता है तब उसमें से वाष्प निकलता है, भाप निकलती है, वो अवस्था उसकी गैसीय अवस्था कहलाती है। तो पानी की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। पृथ्वी पर ज़्यादातर पानी है वो समुद्रों के अंदर है। समुद्र का पानी है वो सूर्य के प्रकाश की वजह से क्या होता है, गर्म होकर भाप बनकर उड़ता है। ये सूर्य, और ये सूर्य का प्रकाश आ रहा है इधर से, सूर्य के प्रकाश की वजह से, सूर्य के प्रकाश की वजह से ये जल गर्म होता है, गर्म होकर भाप बनकर ऊपर उड़ता है। इसी भाप को हम कहते हैं जल राशि। यानी समुद्र का जल सूर्य के प्रकाश की वजह से भाप बनकर ऊपर उड़ता है और वह जल वाष्प के रूप में ऊपर उड़ता है। ऊपर उठने के बाद वो गैसीय अवस्था में बदलकर बादलों में बदल जाता है। किसमें? बादलों में। जल वाष्प ऊपर उड़ता है, जल वाष्प गर्म होता है। एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा गर्म हवा, गर्म या गर्म वस्तु है वो हल्की होती है, अमूमन ठंडी है।
गर्म हवा हल्की होकर भाप बनकर गर्म होकर ऊपर उड़ती है, तो हल्की हवा हमेशा ऊपर उड़ती है क्योंकि नीचे ठंडी हवा उसके ऊपर दबाव लगाती है और उसको ऊपर भेजती है। तो यहाँ जल वाष्प गर्म होकर हमेशा ऊपर उड़ता है। ऊपर उड़ने के बाद ये बादलों में बदलता है। बादल, ऊपर आकाश में बादल। अब बादल क्या है, गैसीय अवस्था में होने की वजह से उस समय वो हल्के फुल्के होते हैं और वो हवा के साथ गति करते हैं, वायु के साथ, पवन के साथ। हवा जिस दिशा में जाती है बादल भी उसी दिशा में जाती है। हवा किस दिशा में जाती है? हवा हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ चलती है। तो इस कंडीशन में देखो यहाँ उच्च वायु दाब कहाँ होगा और निम्न वायु दाब कहाँ होगा, ये भी बता देता हूँ। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सूर्य के प्रकाश समुद्र के जल पर गिर रहा है, जल गर्म हो रहा है। लेकिन यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर मैंने आपको धरातल और ये पहाड़ी इलाका भी बताया है। पहाड़ी और धरातल इलाका यानी स्थल भाग है, मिट्टी। तो मिट्टी है वो पानी के मुकाबले ज़्यादा गर्म जल्दी होती है और ज़्यादा ही जल्दी ठंडी होती है। जल्दी ही गर्म और जल्दी ही ठंडी होती है। और जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है वहाँ पर हमेशा निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है। तो हवा हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है। इधर सूर्य का प्रकाश इस धरातल के ऊपर भी गिर रहा है। धरातल है वो मिट्टी जल्दी गर्म हो रही है। इसका मतलब यहाँ का आसपास का वातावरण तापमान है वो अधिक होगा, गर्मी होगी, तो यहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनेगा। तो हवा हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलेगी। यानी ये समुद्रों से उठी हुई भाप बादल के रूप में उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की चलेगी। ये हवा के साथ गति करते हैं और जहाँ निम्न वायुदाब होता है वहाँ पर संघनन क्रिया होती है और संघनन क्रिया के परिणाम स्वरूप ये पानी की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाता है और वही बूंदें धरती पर वापस गिरती है, जिसे हम वर्षा कहते हैं। तो ये निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन रहा है इधर, समुद्र से जल वाष्प उठा है और इसका निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन रहा है इधर। निम्न वायुदाब का क्षेत्र इधर बन रहा है तो वायु की गति भी इधर हो गई और ये यहाँ आ रही है। अब कई बार क्या होता है कि रास्ते के अंदर धरातलीय बनावट भी कई बार ऐसी होती है जो बादलों के अवरोध का काम करती है, जिसमें पहाड़ वगैरह आ जाते हैं। तो ये पहाड़ क्या करते हैं, ये पहाड़ इन बादलों को वहीं पर रोक देते हैं, वहीं पर रोक कर वहाँ पर ही वर्षा करवा देते हैं। तो यहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र जहाँ पर होता है वहाँ पर बादल वर्षा करवा देते हैं, या पहाड़ी इलाका कोई बीच में आ जाता है वहाँ पर भी बादल रुक जाते हैं और वहाँ पर ही वो पानी की बूंदें छोड़ने शुरू कर देते हैं, जो वर्षा के रूप में हमारे यहाँ पर धरातल पर वापस आती है। अब हम बात करते हैं, ये यहाँ तक आए बादलों में संघनन क्रिया हुई। संघनन क्रिया के परिणाम सब, क्योंकि जो ऊंचाई पर जाते हैं तो ठंड बढ़ती है और जैसे ही गैसीय अवस्था ठंड में पहुँचती है, ठंड में पहुँचते ही वे छोटे छोटे पानी की बूंदों बना देते हैं, जिसको हम संघनन क्रिया कहते हैं। इसी क्रिया के परिणाम स्वरूप ये बादल छोटी छोटी बूंदों के रूप में बदलकर अपनी बूंदें गुरुत्वाकर्षण वजह से नीचे धरातल पर गिराती है और ये जब धरातल पर बूंदें गिरती है तो उस चीज़ को हम वर्षा कहते हैं, बारिश। और यही पानी वापस नदी के रूप में पहाड़ों से, पहाड़ी इलाका में बारिश हो रही है तो यहाँ से निकलकर ये नदी रूप है, ये नदी का पानी वापस जाकर समुद्र के अंदर मिल जाता है। ये नदी जब ये बहती है तो धरातल के अंदर जो लवण होता है वो लवण भी अपने साथ लेकर इस समुद्र में लेकर आती है। लवण है पूरा समुद्र में इकट्ठा होता रहता है, इसलिए समुद्रों का जल होता है वो खारा ज़्यादा होता है। समुद्र का जल हम पीने में, काम में नहीं ले सकते, यानी मानव उपयोगी ये जल नहीं है। खारा होने की वजह से ये जल उपयोग नहीं है। एकदम शुद्ध मीठा जल है वो वर्षा का जल है, क्योंकि जब संघनन क्रिया होती है, आपके जल वाष्प क्रिया होती है, उस समय लवण की मात्रा नीचे ही रह जाती है, केवल शुद्ध पानी ही भाप बनकर ऊपर उठता है। यानी शुद्ध जो मीठा पानी होता है वो ही जल वाष्प के रूप में ऊपर उठता है और लवण इसके अंदर ही रह जाता है। सारा लवण इसके अंदर रहने की वजह से अब वर्तमान कंडीशन देखें तो जल इसका बहुत, समुद्र का जल बहुत ज़्यादा खारा हो गया। इस खारेपन की वजह से ये जल का उपयोगी, मानव उपयोगी नहीं है। तो केवल शुद्ध जल ही जल वाष्प के रूप में ऊपर उठता है, ऊपर उठकर बादल बनता है, गैसीय अवस्था में आता है, फिर हवा के साथ उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब क्षेत्र में जाता है, अवरोध पहाड़ आ जाता है, या फिर निम्न वायुदाब के क्षेत्र में ये अपनी बूंदें वर्षा के रूप में छोड़ती है और वही पानी नदी के रूप में वापस किस में मिल जाता है, समुद्र के अंदर मिल जाता है, जिसको हम कहते हैं जल चक्र। जल राशि को ना ही तो घटाया जा सकता है ना ही बढ़ाया जा सकता है। संपूर्ण पृथ्वी पर जल है वो उसी मात्रा में रहता है। एक प्रत्यक्ष रूप से हम उसको काम में भी लेते हैं, लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से वापस इसी पर्यावरण के अंदर, इसी प्रकृति के अंदर वापस मिल जाता है। तो हम कह सकते हैं संपूर्ण पृथ्वी पर 71% जल है तो वो उतना ही जल रहेगा। स्थलीय भाग उतना है तो उतना ही रहेगा। स्थलीय भाग धीरे धीरे कम भी हो सकता है, क्योंकि ग्लेशियर का बर्फ पिघल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, भूतापन बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने की वजह से
ग्लोबलाइज आपके भूतापन की वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं और उनका पूरा का पूरा जल समुद्र में आ रहा है और समुद्र का जल स्तर धीरे धीरे क्या हो रहा है, ऊपर उड़ रहा है। तो इससे स्थलीय भाग में हल्की सी कमी जरूर आ सकती है, लेकिन वर्तमान स्थिति देखें तो 71% भाग पर जल है और 29% भाग पर स्थलीय भाग है। पानी की मात्रा सीमित है। जल चक्र, जल घुमाकर वापस अपने स्थान पर वापस लगभग आ ही जाता है। यहाँ से समुद्रों से जल वाष्प के रूप में ऊपर उठता है, बादल बनता है। बादल बनने के बाद निम्न वायु दाब क्षेत्र में संघनन क्रिया होती है, वहाँ पर ये वर्षा के रूप में वापस धरातल पर आता है और नदियों के रूप में वापस वही पानी समुद्र के अंदर मिल जाता है। यानी एक ये चक्कर बनता है और इसी चक्कर को, यानी पानी जहाँ से जाता है लगभग पानी वापस वहीं आ जाता है। इसी पानी को, जल चक्कर को हम जलीय चक्कर के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे के वीडियो में हम अधिक जानकारी दूसरी हासिल करेंगे, जिसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।